हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी MEG सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ MA इंग्लिश ब्रिटिश पोएट्री का अगला टॉपिक विच इज़ अंडरटेकिंग अ स्टडी ऑफ स्पेंसर। आपके सिलेबस में एडमंड स्पेंसर की 3 सोनेट्स प्लस 2 पोएम्स सजेस्टेड हैं। 3 सोनेट्स हैं जो अमोरिटी सोनेट सीरीज से लिए गए हैं, सोनेट नंबर 34, 67 एंड 77। इसके अलावा आपकी 2 मेजर पोएम्स एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन भी हमारे सिलेबस में सजेस्टेड है। आज की इस वीडियो में हम अमोरिटी सोनेट का सिर्फ सोनेट नंबर 34 करने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये टॉपिक हम पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम एडमंड स्पेंसर की बायोग्राफी प्लस अमोरिटी सोनेट्स का फर्स्ट सोनेट हमारे सिलेबस का, दैट इज सोनेट नंबर 34, ये हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू टॉपिक एडमंड स्पेंसर। गाइस, एडमंड स्पेंसर was born in year 1552 in East Smithfield in London। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एडमंड स्पेंसर रेनेसॉ पीरियड के पोएट थे। उनका बर्थ हुआ था ईयर 1552 में ईस्ट स्मिथफील्ड इन लंदन। अब रेनेसॉ पीरियड, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि रेनेसॉ पीरियड क्या होता है। रेनेसॉ का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट। पीपल वर रिवाइविंग देयर इंटरेस्ट in classical literature and culture of ancient Greek and Rome। इंग्लैंड में एक बार फिर लोगों को क्लासिकल लिटरेचर में और रोम के एंशियंट कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। मैं आपको रेनेसॉ के बारे में इस वीडियो में बहुत ब्रीफ में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेनेसॉ के बारे में इन डेप्थ बात करूं और आपको रेनेसॉ के बारे में और भी डिटेल्स प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं रेनेसॉ के लिए एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बना दूंगी। रेनेसॉ से पहले इंग्लैंड में मोनार्की का और चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लोगों की मेंटालिटी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी और इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म बहुत ही प्रेवलेंट था। रेनेसॉ एक ऐसा मूवमेंट था जब लोगों ने अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करना शुरू किया टूवर्ड्स द एंशियंट ग्रीक एंड रोम फिलॉसफी। लोगों ने फिलोसफिकल एरियाज़ में, साइंटिफिक एरियाज़ में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किए। और मैं आपको बता दूं, यही वो टाइम था जब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की भी डिस्कवरी हुई थी। इसीलिए इस पीरियड को इंग्लैंड का रीबर्थ कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में लोगों की सोच का रीबर्थ हुआ था, लोगों के रहने के तरीके का रीबर्थ हुआ था और उन्होंने अपनी ओल्ड फैशन्ड ओल्ड ट्रेडिशंस को छोड़कर आगे बढ़ने का, वेरियस रिसर्चेस करने का फैसला किया। तो ये है रेनेसॉ। अब इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तो अगर आपको रेनेसॉ के बारे में और जानना है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स कंटिन्यू विद एडमंड स्पेंसर एज ऑफ नाउ। एडमंड स्पेंसर के फादर का नाम था जॉन स्पेंसर, जो एक क्लॉथ मेकर थे। एडमंड स्पेंसर अपने ग्रेजुएशन के लिए पेम्ब्रोक हॉल गए थे, जो कैम्ब्रिज में है। आज पेम्ब्रोक हॉल को पेम्ब्रोक कॉलेज भी कहा जाता है। 3 years after leaving Cambridge in 1579, Spencer issued his first volume of poetry, Shepherd's Calendar। एडमंड स्पेंसर ने 3 years के बाद जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब उन्होंने अपनी पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इशू की, जिसका नाम था शेफर्ड्स कैलेंडर। उसके बाद अगर हम देखें तो एडमंड स्पेंसर के बहुत सारे बहुत फेमस वर्क्स भी हैं, जिसमें से कुछ है फेरी क्वीन, अमोरिटी सोनेट्स, एपिथेलेमियन एंड प्रोथेलेमियन। Unlike other poets of his time, who were courtiers first and then poet, Spencer proclaimed himself as a poet first and later on earned his position at the court। उस ज़माने में स्पेंसर के टाइम पर वही लोग फेमस पोएट्स बन पाते थे जिनके साथ में रॉयल कोर्ट का सपोर्ट होता था। तो इसीलिए
अगर हम देखें हिस्ट्री में तो जितने भी फेमस पोएट्स हैं उस सेंचुरी के अराउंड, वो सब पहले कोर्टियर्स हुआ करते थे, और जहाँ से उन्होंने वो नोबल्स हुआ करते थे, वो उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हुआ करता था जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता था और वो फेमस पोएट्स बन जाते थे। लेकिन अगर हम स्पेंसर के बारे में, स्पेंसर की बायोग्राफी देखें, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, तो स्पेंसर एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनके ऊपर उनके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं था, रॉयल सपोर्ट नहीं था। पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाया, उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया एज अ पोएट, और उसके बाद उस कामयाबी से उनको पोजीशन मिली कोर्ट में। उन्होंने पहले अपनी आइडेंटिटी एज अ पोएट बनाई, जिसके थ्रू उनको कोर्ट में एंट्री मिली। सो दिस वाज अबाउट एडमंड स्पेंसर। अब हम एडमंड स्पेंसर के वर्क के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम अमोरिटी सोनेट्स कवर करने वाले हैं। सोनेट नंबर 34 कवर करेंगे हम इसमें, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमोरिटी सोनेट्स एक्चुअली है क्या। तो अमोरिटी सोनेट्स एक सीरीज़ है जिसमें टोटल 89 सोनेट्स लिखे गए थे बाय एडमंड स्पेंसर। अमोरिटी सोनेट्स का लिटरल मीनिंग होता है लिटिल लव। इट वॉज रिटन टू पोर्ट्रे द लव जर्नी ऑफ एडमंड स्पेंसर फॉर एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल एडमंड स्पेंसर की बिलवेड थी। एडमंड स्पेंसर उनसे बहुत प्यार करते थे। ही हैड काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर हर। और इस सोनेट की सीरीज़ में एडमंड स्पेंसर ने अपना लव एक्सप्रेस किया है एलिजाबेथ बॉयल के लिए, और उन्होंने अपनी जर्नी पोर्ट्रे करी है, कैसे एलिजाबेथ बॉयल उनके बिलवेड से उनकी वाइफ बनी। द जर्नी अल्टीमेटली कंक्लूड्स इन मैरिज। स्पेंसर यूजेस रिच मेटाफर। इस पूरी सीरीज़ में जितने भी सोनेट्स हैं, टोटल 89 सोनेट्स हैं, सारे सोनेट्स में एडमंड स्पेंसर ने बहुत ही रिच मेटाफर, बहुत ही अच्छी इनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छे मेटाफर्स क्रिएट किए हैं, जो हम आगे आने वाले सोनेट्स में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सोनेट, लाइक एज अ शिप बाय एडमंड स्पेंसर। सीरीज़ में इस सोनेट की सीरीज़ है सीरीज़ नंबर 34, और इस सोनेट में एडमंड स्पेंसर अपने आप को एक शिप से कंपेयर कर रहे हैं। एक ऐसा शिप जो वाइड ओशन में एमलेसली जल रहा है, घूम रहा है, और उसको गाइड करने के लिए उसका स्टार उससे दूर हो गया है। मैं आपको इस सोनेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। उनकी जो बिलवेड हैं एलिजाबेथ बॉयल, वो उनसे नाराज़ हैं, जिसकी वजह से उनसे दूर हो गई हैं, और इसी सब के चलते जो हमारे पोएट हैं, जो शिप हैं, वो एमलेस हो गया है। वो कहते हैं कि मेरी बिलवेड ही मेरा एम है, वही मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ बिकॉज शी इज़ अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे नाराज़ है, शी इज़ मैड एट मी, वो मुझसे दूर है, वो मुझसे नाराज़ है, तो मुझे अपनी डायरेक्शन मिल ही नहीं रही है। अब हम लाइन बाय लाइन इस सोनेट को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एडमंड स्पेंसर अपने सोनेट में क्या कहना चाहते हैं। लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड। वो कहते हैं कि एक शिप की तरह जो एक बहुत ही बड़े ओशन में है, by conduct of some star doth make her way। वो कहते हैं एक शिप की तरह जो बहुत बड़े ओशन में है, जो स्टार्स को देखकर अपना रास्ता बनाता है। When as a storm hath dimmed her trusty guide। dimmed का मतलब यहाँ पर है dimmed, उसने डल कर दी है उसकी लाइट को, उसने उसकी लाइट को ढक लिया है और उसकी लाइट को डिम कर दिया है, उसके ट्रस्टी गाइड की लाइट को। और उसका ट्रस्टी गाइड कौन है? एक स्टार है। आउट ऑफ हर कोर्स डॉथ वॉन्डर फार एस्ट्रे। पोएट कहता है क्योंकि उसके स्टार की लाइट अब डिम हो चुकी है तो वो अपने रास्ते से भटक चुका है। एस्ट्रे का मतलब ही इज़ अवे फ्रॉम हिज राइट पाथ। वो अपने सही रास्ते से अब दूर हो चुका है क्योंकि वो लाइट को ढक दिया गया है, और उस लाइट को ढका है स्टॉर्म ने। उस स्टॉर्म
हो सकता है कि पोएट यहाँ पर स्टॉर्म को अपनी बिलवेड के गुस्से से कंपेयर करना चाह रहे हों। यहाँ पर उनके स्टॉर्म का मतलब है उनके बिलवेड का गुस्सा। अब क्योंकि उनकी बिलवेड उनसे दूर है, उनसे नाराज़ है, तो वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। doth wander far astray. So I, whose star? पोएट कहते हैं तो फिर मैं, जिसका स्टार, जिसका तारा, जिसका गाइडिंग हैंड, that won't with her bright ray me to direct. अब वो उसके पास नहीं है। मैं एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा शिप जिसके पास अब उसका ब्राइट रे ही नहीं है, उसकी ब्राइट लाइट ही नहीं है। विथ क्लाउड्स इज ओवरकास्ट। वो कहता है कि क्लाउड्स ने उसको ओवरकास्ट कर लिया है। ओवरकास्ट का मतलब ओवर शैडो कर लिया है। डू वॉन्डर नाउ इन डार्कनेस एंड डिसमे। पोएट कहता है कि अब क्योंकि मेरा तारा, मेरा गाइडिंग हैंड, वो अब ओवरकास्ट हो गया है क्लाउड्स की वजह से, अब मुझे डार्कनेस में और डिस्मे में घूमना पड़ेगा। डिस्मे का मतलब होता है एक तरह का ग्रीफ, सॉरो, दुख में। मुझे दुख में घूमना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा तारा जो मुझे गाइड कर रहा था वो मुझसे दूर हो चुका है, छुप चुका है। थ्रू हिडन पेरल्स राउंड अबाउट मी फ्लास्ट। अब मेरे रास्ते में बहुत सारे पेरल्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, या फिर हम डिफ़िकल्टी भी कह सकते हैं। वो कहता है कि अब क्योंकि मेरा तारा मुझसे दूर हो चुका है, अब क्योंकि मेरा गाइडिंग हैंड मुझसे दूर हो चुका है, अब मुझे मुसीबतों का सामना करते हुए अकेले ही घूमना पड़ेगा। ऐसी मुसीबतें जो मेरे सामने प्लेस्ड हैं, जो मेरे सामने पड़ने वाली हैं, जो मुझे आगे फेस करनी पड़ सकती हैं, अब वो डिफ़िकल्टीज़ मुझे खुद अकेले ही फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद पोएट कहते हैं, येट आई होप वेल दैट व्हेन दिस स्टॉर्म इज़ पास्ट। पोएट कहते हैं कि मुझे अब उम्मीद है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं ये होप कर रहा हूँ कि जब भी ये स्टॉर्म बीतेगा, जब भी ये स्टॉर्म शांत होगा, माई हेलिस द लोड स्टार ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे लोड स्टार का मतलब है लॉर्ड स्टार। वो कहते हैं कि जो मेरा लॉर्ड स्टार है, माई हेलिस, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एडमंड स्पेंसर के सारे ही सोनेट्स में बहुत ही रिच एल्यूजन उन्होंने यूज़ किया है। बहुत ही एल्यूजन का मतलब होता है व्हेन यू रेफर टू एनी माइथोलॉजिकल और एनी कैरेक्टर फ्रॉम हिस्ट्री, उसको हम एल्यूजन कहते हैं। तो अपने सोनेट्स में एडमंड स्पेंसर ने बहुत सारे एल्यूजन्स का यूज़ किया है। जैसे अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं द हेलिस एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कहा जाता है कि वो एक निम्फ थी, गॉड ज्यूस गॉड की वो निम्फ थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा स्टार, जो मेरा हेलिस है, जो मेरा लॉर्ड स्टार है, लॉर्ड स्टार ऑफ माई लाइफ, विल शाइन अगेन एंड लुक ऑन मी एट लास्ट विद लवली लाइट टू क्लियर माई क्लाउड ग्रीफ। वो कहते हैं कि अभी भी मुझे उम्मीद है कि एट लास्ट होगा तो यही कि मेरा जो मेरा लॉर्ड स्टार है, जो मेरा हेलिस है, जो मेरी बिलवेड है, वो वापस मुझ पर अपनी नज़र डालेगी और वो फिर से मेरी तरफ मुड़ जाएगी। वो अपना गुस्सा शांत कर लेगी और अपनी लवली लाइट से, अपनी बहुत ही ब्राइट, अपनी लवली लाइट से वो मेरा क्लाउड ग्रीफ को दूर कर देगी। वो क्लाउड्स को अपने दुख से कंपेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दुख आ गए हैं बीच में और मेरे स्टार को ढक लिया है क्लाउड्स ने, और जब मेरी बिलवेड का गुस्सा शांत होगा, जब वो वापस मेरी तरफ मुड़ेगी, तो ये क्लाउड्स हट जाएंगे, ये बादल छंट जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। टिल देन आई वॉन्डर केयरफुल कम्फर्टलेस। तब तक मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली और या बहुत ही कम्फर्टलेसली, मतलब मैं हर पॉसिबल कोशिश करूँगा, बहुत ध्यान से ऐसे ही घूमता रहूँगा, अपने बिलवेड का इंतज़ार करता रहूँगा। इन सीक्रेट सॉरो एंड सैड पेंसिवनेस। पेंसिवनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ सैडनेस। पोएट कहता है कि मैं ऐसे ही अपने सैडनेस में, अपनी पेंसिवनेस में घूमता रहूँगा और ध्यान से, कंफर्टलेसली अपने बिलवेड का वेट करूँगा।
तब तक जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। तो ये था हमारा सोनेट नंबर 34, लाइक एज अ शिप। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं एडमंड स्पेंसर का अगला सोनेट, सोनेट नंबर 67, लाइक एज अ हंट्समैन, डिस्कस करूँगी। टिल देन, goodbye and take care, and do not forget to subscribe to my channel.